नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, सल्तनत काल के भारतीय इतिहास के चैप्टर को संपूर्ण विधिवत रूप से संपूर्ण ऐतिहासिक ख्याति के साथ में हमने पूर्ण किया। आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों मुगलिया सल्तनत के बारे में। मुगलिया सल्तनत की जो नींव है ये भारतीय राजनीति पर किस प्रकार से आकर पड़ी है, मुगलिया वंश के जो शासक हैं ये किस वंश के बताए जाते हैं, प्रमुख शासक कौन कौन से देखने को मिलते हैं, मुगल काल का जो वास्तविक ऐतिहासिक दौर वो कौन सा बताया जाता है, उत्तर मुगल काल का दौर जो है वो कौन सा देखने को मिलता है, मुगल काल के समकक्ष बीचों बीच में कौन सा अन्य एक वंश देखने को मिलता है जो दिल्ली की राजगद्दी के ऊपर हाविज हो गया था, इसके बारे में हम सविस्तार जानकारी लेने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के तहत हम सबसे पहले मुगल काल के बारे में संक्षिप्त ऐतिहासिक जानकारी का ब्यौरा आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं, जिसके अंदर प्रमुख शासक और शासकों की जो शासकीय काल हैं उनके बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। तो सुनिए आप, मुगल काल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मुगल काल का जो समय हमें देखने को मिलता है, शासनकालीन समय, यह समय हमें देखने को मिलता है 1526 ईस्वी से लगाकर 1707 ईस्वी। 1526 ईस्वी से लगाकर 1707 ईस्वी इनका एग्जैक्ट सही शासनकालीन समय देखने को मिलता है प्रभाव के साथ में। लेकिन इनके अलावा भी अन्य और मुगलों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। वो समय आपके 1707 ईस्वी से लगाकर 1857 ईस्वी की क्रांति के काल के दौरान हमें देखने को मिलता है। और इस समय को किस नाम से जाना जाता है? इसे उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर मुगल काल, इसे उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है चूंकि मुगल काल के अंदर जो शासक हैं यह बादशाह नाम की उपाधि धारण करते थे। चूंकि हमने पढ़ लिया है पहले कि सल्तनत काल में शासक सुल्तान कहलाता था, अनेक उपाधियां भी धारण करता, लेकिन मुगल काल में स्पेशली जो शासक हैं यह बादशाह कहलाता है। क्या कहलाता है? शासक क्या कहलाता है साथियों? बादशाह के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मुगलिया सल्तनत के अंदर प्रमुख रूप से किन किन शासकों के बारे में हमें ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है। तो मुगलिया सल्तनत के प्रमुख शासकों के बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रमुख शासक कौन कौन से बताए जाते हैं और इनकी संक्षिप्त ऐतिहासिक जानकारी मैं आपके सम्मुख जरूर रखूंगा। तो सर्वप्रथम हमें पढ़ने को मिलता है नंबर 1, मुगलिया सल्तनत को भारत के अंदर स्थापित करने वाला शासक जिसे जहीरुद्दीन बाबर के नाम से जाना जाता है। जहीरुद्दीन बाबर के नाम से जाना जाता है। अब जहीरुद्दीन बाबर जो हैं इनका कार्यकाल क्या देखने को मिलता है हमें? तो सुनिए आप, जहीरुद्दीन बाबर का भारतीय राजनीति के अंदर, राजनीतिक स्थिति के अंदर जो कार्यकाल देखने को मिलता है 1526 से लगाकर 1530 ईस्वी के दौरान हमें इनका शासनकाल देखने को मिलता है। अगर बात करें साथियों कि जहीरुद्दीन बाबर जो हैं इनकी आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? तो जहीरुद्दीन बाबर की आत्मकथा है, इसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। बाबरनामा जो ग्रंथ है ये स्वयं बाबर के द्वारा रचित की गई हैं और किस भाषा के अंदर रचित की गई हैं? मुगलिया सल्तनत का एकमात्र ग्रंथ जो तुर्की भाषा के अंदर रचित है। हालांकि इस ग्रंथ को पूरा करने वाली जो बताई जाती है वो जहीरुद्दीन बाबर की बेटी गुलबदन बेगम बताई जाती है। तो साथियों, हमने जहीरुद्दीन बाबर जो हैं इनके शासनकाल की जानकारी हमने ले ली है। तो थोड़ी सी जानकारी जहीरुद्दीन बाबर जो हैं इनके वंश के बारे में भी हम जानकारी ले रहे हैं। मैंने पहले बताया है कि हम मुगलिया सल्तनत के शासकों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। तो वंश की अगर बात करें साथियों तो मुगलिया सल्तनत के शासक जहीरुद्दीन बाबर जो हैं इनके पिता का नाम बताया जाता है उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा इनके पिता का नाम बताया जाता है। और इनकी माता का अगर जिक्र करें तो माता का नाम कुतलुग निगार खानम बेगम, निगार खानम, कुतलुग निगार
खानम इनकी माता का नाम बताया जाता है। इन दोनों से ही इनका वंश निकलकर सामने आता। वंश से पहले हम बात कर लेते हैं बाबर किस शाखा का शासक बताया जाता है। तो बाबर जो है यह चगताई चगताई शाखा का प्रमुख शासक बताया जाता है। चूंकि बात वंश की क्लियर हमें करनी है तो उमर शेख मिर्जा जो है यह किस वंश से संबंध रखने वाला शासक बताया जाता है। तो उमर शेख मिर्जा जो बताया जाता है ये तैमूर लंग का वंशज बताया जाता है। किसका? तैमूर लंग का संबंधी बताया जाता। तैमूर लंग के वंश से संबंध रखने वाला बताया जाता है। और कुलगुत निगार खानम जो है ये मंगोलों में नाम आता है आपके साथियों चंगेज खान। क्या नाम? चंगेज को जो बताया जाता है चंगेज खान, जिसका वास्तविक नाम मैंने पहले कई बार आपको बता दिया है। तो चूंकि चंगेज अर्थात मंगोल और तैमूर अर्थात तुर्क, तो तुर्क एक तरफ तुर्क वंशज से भी संबंध रखने वाला बता दिया और एक तरफ बता दिया है मंगोल। अब इन दोनों से संबंध रखने के कारण जो बाबर का वंश हमें देखने को मिलता है साथियों, यह बाबर का जो वंश हमें देखने को मिलता है ये दोनों के वंश से संबंधित बताया जाता है। तैमूर लंग की तरफ से जो बाबर का वंश बताया जाता है अर्थात पितृपक्ष, इसे कहा जाता है पितृपक्ष। तो पितृपक्ष की तरफ से बाबर जो है पितृपक्ष की तरफ से बाबर जो है ये पांचवा और मातृपक्ष से अगर बात करें मातृपक्ष, इनको लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं बताई जाती है। सुनिए आप, पितृपक्ष से तैमूर लंग का वंशज और मातृपक्ष से बाबर जो बताया जाता है ये मंगोलों का वंशज बताया जाता है। चूंकि इसमें हम आराम से लिख सकते हैं कि मुगलिया जो शासक हैं ये तुर्क और मंगोल दोनों के मिश्रण वाला वंश बताया जाता है। मिश्रण रक्त वाला शासक बताया जाता है आपके जहीरुद्दीन बाबर। और तुर्क और मंगोल दोनों के कॉम्बिनेशन से जो उत्पन्न शासक हैं या फिर पुरुष जो बताया जाता है उसे किस नाम से? मुगल काल के शासक के नाम से जाना जाता है। चूंकि अगर बात करें मुगल जो बात करें तो मुगल का अर्थ क्या होता है? तो मुगल का अर्थ होता है बहादुर। क्या अर्थ होता है साथियों? मुगल का अर्थ होता है बहादुर। तो जहीरुद्दीन बाबर के वंश के बारे में भी हमने बात कर ली, शाखा से संबंध रखने वाला और इनके पिता किस वंश से संबंध रखने वाले थे? तो तैमूर लंग के वंशज बताए जाते हैं। माता जो बताई जाती है कुलगुत निगार खानम बेगम जो चंगेज खान से संबंध रखने वाली बताई जाती। अगर साथियों पूछ ले जहीरुद्दीन बाबर जो हैं इनके दादी का नाम तो एहसान दौलत बेगम के नाम से जाना जाता है। जहीरुद्दीन बाबर जो है ये फरगना का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? फरगना का रहने वाला था। और फरगना में रहते हुए जहीरुद्दीन बाबर जो है इनका राज्य अभिषेक जो हमें देखने को मिलता है साथियों, जो ऑथेंटिक बुक्स बताई जाती हैं इसमें राज्य अभिषेक जो बाबर का बताया जाता है 11 वर्ष और 5 वर्ष और 5 माह की उम्र में जहीरुद्दीन बाबर जो हैं इसे राज्यारोहण किया गया था, फरगना का शासक बनाया गया था। चूंकि अगर बाबर का जन्म देखा जाए, जन्म की बात करें तो फरगना में इनका जन्म बताया जाता है आपके 1483 ईस्वी को। 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म बताया जाता है फरगना के अंदर। आगे बढ़ते हैं साथियों, जहीरुद्दीन बाबर की बात करें तो बाबरनामा के अंदर इसने बहुत सारी मुगलिया सल्तनत की ऐतिहासिक जानकारी का ब्यौरा दिया है। जहीरुद्दीन बाबर जो हैं सर्वप्रथम अपने राज्यारोहण के बाद में जो अभियान इसने अपनाए हैं वो बताए जाते हैं समरकंद के बाद में इसने मुल्तान और
भेरू का किला जीता है और उसके बाद में यह भारत की तरफ आगे बढ़ा। भारत के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर को आक्रमण करने के लिए इनविटेशन किसने दिया? तो नाम बताया जाता है आलम खां लोधी। नाम आलम खां लोधी के नाम से जाना जाता है, जिसने भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए ज़हीरुद्दीन बाबर को इनविटेशन भेजा था। तो ज़हीरुद्दीन बाबर और इनका जो समकालीन जो समय है वो हमने देख लिया। अगर युद्धों की बात करें तो जैसे पानीपत प्रथम है, खानवा के साथ में चंदेरी, और अंतिम युद्ध लड़ा था ज़हीरुद्दीन बाबर ने गागरा का युद्ध अंतिम युद्ध बताया जाता है ज़हीरुद्दीन बाबर का। ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी ले ली है साथियों। तो आगे बढ़ते हैं, मुगलिया सल्तनत के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मुगलिया सल्तनत के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद में अगला जो शासक हमें देखने को मिलता है उसकी संक्षिप्त जानकारी हम ले लेते हैं। तो ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद में जो अगला शासक हमें देखने को मिलता है साथियों, उसे नूरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम से जाना जाता है। नूरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम से जाना जाता है, चूंकि ज़हीरुद्दीन बाबर के 4 पुत्र बताए जाते हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। 4 पुत्र बताए जाते हैं, लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र बताया जाता है उसे हुमायूं के नाम से जाना जाता है। नूरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो हुमायूं का अर्थ भी बच्चों आपसे पूछा जा सकता है। तो हुमायूं का अर्थ होता है सौभाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ सौभाग्यशाली बताया जाता है, जो ज्योतिष में विश्वास रखता था। 7 दिन में 7 कलर के अलग अलग वस्त्रों को धारण करने वाला शासक हुमायूं बताया जाता है। अब हुमायूं का शासनकाल हमें देखना है साथियों। तो हुमायूं का शासनकाल 1530 ईस्वी से लगाकर 40 ईस्वी, 1530 ईस्वी से लगाकर 40 ईस्वी तक लगातार 10 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद में हुमायूं को निर्वासित जीवन यापन करना पड़ा और 1556 ईस्वी तक इसे आउट ऑफ इंडिया रहना पड़ा है। और 1556 ईस्वी में 1555 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली को पुनः हासिल किया और 1556 ईस्वी में इनकी जो है पुस्तकालय से गिरकर, पुस्तकालय की जो दीपना पुस्तकालय है इसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो जाती है साथियों? मृत्यु बताई जाती है। मुगलिया सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों के अंदर डिवाइडेशन किया, भाइयों में बांटा था। लेकिन बुरे वक्त में हुमायूं का साथ देने वाला कोई नहीं बताया जाता। हुमायूं नामा ने अगर बात करें हुमायूं की ऐतिहासिक जानकारी, तो शासन काल के बारे में हमने जानकारी ले ली है। और यह जो समय हमें देखने को मिलता है साथियों, कितने वर्षों का? 15 वर्षों का। कितने वर्षों का? इन 15 वर्षों के अंदर जो निर्वासित जीवन यापन करना पड़ा है नूरुद्दीन हुमायूं के द्वारा, तो उस समय इनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली सल्तनत का प्रमुख, जो दिल्ली का जो बादशाह बताया जाता है, दिल्ली के ऊपर शासन करने वाला जो वंश बताया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली के ऊपर शासन करने वाला हुमायूं की गैर मौजूदगी में उसे सूरवंश के नाम से जाना जाता है। सूरवंश जो है, इसके संस्थापक की अगर बात करें साथियों, तो संस्थापक का जो नाम हमें देखने को मिलता है शेर शाह सूरी। संस्थापक का नाम शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। और इसका वास्तविक शेरशाह सूरी जो हैं, अगर इनकी डिटेल हमें प्राप्त करनी है तो शेरशाह सूरी का शासनकाल जो देखने को मिलता है 1540 से लगाकर 1545 ईस्वी तक इनका शासनकाल देखने को मिलता है। सूरवंश में अगला जो शासक बनता है इसे सिकंदर सूरी के नाम से जाना जाता है। अब सिकंदर सूरी जो हैं, इनका शासनकाल 1545 ईस्वी से लगाकर 1555 ईस्वी तक
इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है, चूँकि शेर शाह सूरी ने नूरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं को निर्वासित करने के लिए 2 प्रसिद्ध युद्ध लड़े थे, जिसमें एक चौसा का युद्ध और एक सरहिंद का युद्ध बताया जाता है, जिसके अंदर हुमायूं की राजनीतिक स्थिति को भारत से उखाड़कर इसे आउट ऑफ इंडिया फेंक दिया गया था। अगर बात करें सूर्यवंश के शासकों के साथियों, तो शेर शाह सूरी जो हैं इनके गुरु का नाम बताया जाता है बहार खां। क्या नाम बताया जाता है? बहार खां इनके गुरु के नाम बताया जाता है। शेर शाह सूरी जो हैं ये बिहार जो क्षेत्र हैं यहाँ का सामंत बताया जाता है। शेर शाह सूरी जो हैं इनके द्वारा निहत्थे शेर की हत्या करने के कारण गुरु बहार खां ने इन्हें शेर शाह की उपाधि दी है, और इनका वास्तविक जो नाम देखने को मिलता है वो फरीद बताया जाता है। वास्तविक नाम जो देखने को मिलता है शेरशाह का वो फरीद के नाम से जाना जाता है। गुरु के द्वारा इन्हें शेरशाह की उपाधि दी गई है। शेरशाह के नाम जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी निकलकर सामने आती है, सुनिए आप। वैसे हम मुगलिया सल्तनत के प्रमुख शासकों की बड़े पैमाने पर जो ऐतिहासिक पढ़ने वाले हैं, इनके अलावा मैं आपको यहाँ पर संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ, तो सुनिए आप। शेर शाह सूरी, भारत के अंदर रुपये का प्रचलन शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया, और भारत के अंदर एक रोड बहुत प्रसिद्ध हुई थी जिसे जीटी के नाम से जाना जाता है, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। उसका निर्माण भी शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था, जो वर्तमान NH1 और NH2 को जोड़कर जो सड़क बनती है उसे मुगलिया सल्तनत के अंदर जीटी यानी ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। शेर शाह सूरी के द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करवाए गए थे अपने शासन काल के अंदर। शेर शाह सूरी के बारे में हमने जानकारी पढ़ ली। बाद में सिकंदर सूरी, तो सिकंदर सूरी जब शासक बनता है और 55 तक शासन करता है, उसके बाद में हुमायूं जो हैं यह वापस पुनः सेना संगठित करके वापस सिकंदर सूरी के ऊपर आक्रमण कर देता है। सिकंदर सूरी के ऊपर जब आक्रमण करता है तो सिकंदर सूरी इस युद्ध के अंदर हार जाता है, और दिल्ली सल्तनत जो है इसका पुनः एक बार मुगलों के हाथ में लग जाती हैं, और नूरुद्दीन हुमायूं जो हैं ये 1555 में दिल्ली की राजगद्दी के ऊपर पुनः आसीन हो जाता है। और आसीन होने के बाद में यह दिल्ली के अंदर आपके जो महल का निर्माण करवाता है उसे द्वीपपना के नाम से जाना जाता है, और उसी की सीढ़ियों से नीचे गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके कारण इसे लड़खड़ाता हुआ बादशाह भी कहा जाता है। जीवन में बहुत सारी ठोकरें खाई थी इन्होंने। और अगर बात करें नूरुद्दीन हुमायूं जो हैं, इनकी पत्नी का नाम बताया जाता है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम जो हैं ये फारस के शासक की पुत्री बताई जाती है। हमीदा बानो बेगम जो हैं इन्हीं की कोख से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म बताया जाता है। तो दो शासकों के बारे में हमने ऐतिहासिक जानकारी पढ़ ली है। साथियों आगे बढ़ते हैं। सूर्यवंश की जो ऐतिहासिक जानकारी पढ़ी है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई जाती है मुगलिया सल्तनत काल के दौरान। आगे बढ़ते हैं, अगले शासक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मुगलिया सल्तनत की तरफ से इंपॉर्टेंट जो अगला शासक बनता है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हम ले लेते हैं। नंबर 3, तीसरा जो शासक बनता है उसे जलाल भी कहा जाता है, इसे जलालुद्दीन भी कहा जाता है, और इसे अकबर के नाम से भी जाना जाता है। जलालुद्दीन अकबर जो हैं इनका जो शासन काल है ये मुगलिया सल्तनत का स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। मुगलिया सल्तनत का स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है अकबर का शासनकाल। चूंकि अकबर के शासनकाल के बारे में अगर हमें बात करनी है तो यह समय हमें देखने को मिलता है, आपके सुनिए, 1556 ईस्वी से लगाकर 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। अकबर जो हैं इन्होंने बहुत सारी नीतियों का अवलंबन भी किया था, जैसे सुलह ए कुल नीति, राजपूत मुगलिया वैवाहिक नीतियां। इनके तहत मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध जो शासक बताया जाता है वो अकबर बताया जाता है। अकबर जो हैं ये अपनी शादियों के लिए भी प्रसिद्ध बताया जाता है। इनकी जो पहला जो निकाह बताया जाता है ये रुकैया बेगम जो हिंदाल की पुत्री, अपने चाचा की पुत्री से इन्होंने निकाह किया था। दूसरा निकाह जो बताया जाता है वो सलीमा बेगम, और तीसरा निकाह इन्होंने किया है उसे
जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। जोधाबाई जो भारमल की पुत्री बताई जाती है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो अपने शासनकाल के दौरान अपने 9 रत्नों के लिए बहुत ही ज़्यादा विख्यात हुए थे। 9 रत्नों से संबंधित भी ऐतिहासिक जानकारी हम जरूर पढ़ेंगे। साथ ही अकबर के द्वारा स्थापित जो राजधानी है जिसे फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता, आगरा स्थित है, उसके बारे में गहन विश्लेषण करेंगे। साथ ही अकबर के शासनकाल के दौरान जिन जिन कार्यों को बंद करवाया, जैसे आपके जो कन्या वध हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अकबर के द्वारा सुचारू रूप से शुरू भी करवाए गए थे और बुरी प्रथाओं को इन्होंने खात्मा भी किया था। अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो साथ ही इनके 9 रत्न जो मैं बता रहा हूँ बार बार बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, जिसमें अब्दुल रहीम खाने खाना है, तानसेन है, अबुल फजल है, फैजी है, ये प्रमुख रूप से जो 9 रत्न बताए जाते हैं इनके बारे में भी हम जरूर जानकारी लेंगे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की 3 शादियों के बारे में हमने जिक्र किया था। तो पहली शादी जो रुकैया बेगम से मात्र 9 वर्ष की अवस्था के अंदर की गई थी। दूसरा जो निकाह किया गया था यह बैराम खां की जो विधवा है जिसे सलीमा बेगम के नाम से जाना जाता है। बैराम खां का पुत्र बताया जाता है अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से उसे जाना जाता है। और तीसरा और अंतिम जो विवाह है यह हरकुबाई उर्फ मरियम उज़मानी उर्फ जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। जोधाबाई की कोख से जिस पुत्र ने जन्म लिया है उसे शहजादा सलीम के नाम से जाना जाता है। शहजादा सलीम जो है इसे जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है साथियों। लेकिन मैं बता देता हूँ रुकैया बेगम जो है अकबर की सबसे पहली जो पत्नी बताई जाती है रुकैया बेगम। रुकैया बेगम की कोख से 2 पुत्रों ने जन्म लिया था जिसका नाम दानियाल और मुराद बताया जाता है। दानियाल मुराद जो हैं कम उम्र में ही अत्यधिक शराब का सेवन करने के कारण कम उम्र में ही इनके फेफड़े खराब हो गए, जिसके कारण 13-14 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में अकबर जो है ये पुत्र विहीन हो जाता है। अलग अलग सूफी संतों की मज़ारों के ऊपर ये माथा टेकने जाता है ताकि उसे पुत्र की प्राप्ति हो सके। और इसी के कारण जब अकबर जो हैं ये फतेहपुर सीकरी पहुंचते और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसी के कारण इनके पुत्र का नाम सलीम बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4। चौथा जो प्रमुख शासक बताया जाता है मुगल सल्तनत का उसे जहांगीर के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के नाम से जाना जाता है। जहांगीर जो है इसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है, इसे शेखू बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और अगर देखें इनका कार्यकाल तो 1605 ईस्वी से लगाकर 1628 ईस्वी तक इनका शासनकाल या समय हमें देखने को मिलता है। जहांगीर जो है यह अपनी शादियों के लिए जाना जाता है। 4 प्रमुख शादियां देखने को मिलती है इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक नज़रिए से। पहली शादी जो पहला इनका प्रेम जो रंग बताया जाता है, जहांगीर का जो प्रेम लीला बताई जाती है वो अनारकली के साथ में बताया जाता है। दूसरा जो विवाह बताया जाता है इनका ये मानबाई के साथ में, तीसरा मन्नूबाई के साथ में और अंत में इराक की एक बेवा के साथ में इन्होंने शादी कर ली है जिसे मेहरुनिशा के नाम से जाना जाता है, जिसे अपने दिल्ली में लाकर उसे नूर महल और नूर जहां की उपाधि से नवाजा था। शहजादा सलीम जो हैं यह अपनी शादियों के लिए प्रसिद्ध बताया जाता है। चूँकि शहजादा सलीम जो है अनारकली से जब इसको विच्छेद कर दिया जाता है, अनारकली को अकबर के द्वारा मुल्तान के अंदर जीवित दीवार के अंदर चुनवा दिया जाता है तो शराब का सेवन ज़्यादा शुरू कर देता है। इनकी ऐतिहासिक जानकारी बड़ी रोचक तरीके से हम पढ़ने वाले साथियों। आगे बढ़ते हैं। शहजादा सलीम या फिर जहांगीर के बाद में अगला जो शासक बताया जाता है उसे शाहजहां के नाम से जाना जाता है। शाहजहां के बारे में पढ़ते तो शाहजहां हैं, इनका और एक नाम इन्हें खुर्रम के नाम से जाना जाता है। शाहजहां का शासनकाल जो देखने को मिलता है यह 1628 ईस्वी से लगाकर 1658 ईस्वी तक इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। शाहजहां जो हैं इनकी पत्नी जो बताई जाती है जिसे मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज़ महल का वास्तविक नाम अंजुमन बानो बेगम के नाम से जाना जाता है। शाहजहां जो हैं यह अपने पिता सलीम से विद्रोह कर देता क्योंकि मेहरुनिशा जो हैं यह अपने पिता हैं, गयास बेग हैं, इनके इत्माउद्दौला हैं आदि को दिल्ली सल्तनत के ऊपर
अपनी जो है पकड़ मजबूत कर लेती हैं। इसके कारण शाहजहां ने जो है अपने पिता के साथ में बगावत कर लेता। बगावत के तहत मेहरुन्निसा जो है इन्हें 2 लाख रुपए की पेंशन देकर वापस इन्हें अपने ठिकाने भेज दिया जाता है। उसके बाद में शासक बनता है, बादशाह बनता है। शाहजहां जो है इनके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। चूंकि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है इनके शासनकाल को मुगलिया सल्तनत का स्वर्णिम काल और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी के क्षेत्र में स्वर्णिम काल कहा जाता है। और स्थापत्य कला के क्षेत्र में शाहजहां यानी खुर्रम के काल को स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके शासन काल के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध इमारत का निर्माण हमें पढ़ने को मिलता है जिसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ताजमहल की बहुत सारी ऐतिहासिक गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। इसका निर्माण कार्य कब से कब तक हुआ था इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेंगे। लेकिन अगर बात करें शाहजहां की जो अंतिम जीवन का, तो शाहजहां जो है इनकी पत्नी बताई जाती है अंजुमन बानो बेगम, जिसे मुमताज के नाम से जाना जाता है। मुमताज जो महल है इसकी टोटल 14 संतानें बताई जाती हैं। 14 संतानें जो हैं इनमें से 4 पुत्र जीवित बचते हैं और 4 पुत्रियां जीवित बचती हैं, बाकी मर जाते हैं। 4 पुत्रों में औरंगजेब, दारा शिको, शुजा और मुराद 4 पुत्र बताए जाते हैं। पुत्रियों के अंदर रोशन आरा, गोहन आरा, जहां आरा पुत्रियां बताई जाती हैं। और अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज महल इस दुनिया को अलविदा कह जाती है, जिसके कारण शाहजहां मुमताज की महल की याद में जिस इमारत का निर्माण करवाता है, निर्माण कार्य चलता है इसका 1631 से लगाकर 1651 ईस्वी अर्थात 20 वर्षों तक इस इमारत का निर्माण कार्य चलता रहा। और इसके 4 पुत्र, जिसके अंदर ज्येष्ठ पुत्र बताया जाता औरंगजेब। अब औरंगजेब जो हैं ये राज्यारोहण को लेकर अपने पिता शाहजहां को फतेहपुर सीकरी लाल किले की शाह बुर्ज के अंदर कैद कर देता है, जहां पर उनकी जो पुत्री बताई जाती हैं, जिसे जहां आरा, गोहन आरा और रोशन आरा, इनमें से एक पुत्री ने शाहजहां की देखभाल की है। जब शाहजहां की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब के द्वारा अपने पिता को किन्नरों की सहायता से उठाकर मुमताज महल की कब्र के नज़दीक कब्र में दफना दिया जाता। आगे बढ़ते हैं। अंतिम मुगल काल का अंतिम जो प्रभावशाली शासक हमें देखने को मिलता है साथियों, उसे औरंगजेब के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब के नाम से जाना जाता। औरंगजेब जो हैं, अगर इनका शासनकाल देखे साथियों तो 1658 ईस्वी से लगाकर 1707 ईस्वी तक इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। औरंगजेब जो हैं इसने अपने शासनकाल के अंदर दरबार में उपस्थित नृत्य, गायन आदि के ऊपर रोक लगा दी थी। साथ ही सिखों के ऊपर जो कलमा खुदा होता था उसके ऊपर भी रोक लगा दी थी। और अपने जो संपूर्ण जीवन है इसमें 25 वर्षों तक यह दक्षिण को जीतने 25 वर्षों तक यह दक्षिण अभियान में बिजी रहा। स्वाभाविक सी बात है साथियों कि उत्तर भारत का शासक अगर दक्षिण भारत को जीतने के लिए लगातार कोशिश करता रहेगा तो उत्तर भारत के अंदर उसकी राजनीतिक स्थिति डावाडोल हो जाएगी। यही घटना औरंगजेब के साथ में हुई है। जब वो 25 वर्षों तक दक्षिण में बिजी रहा तो मुगल दरबार जो है ईरानी तुर्रानी लोगों का षड्यंत्र का केंद्र बनकर रह गया था, जिसके कारण मुगल काल जो है अपने अवनति की तरफ चला गया है। औरंगजेब जो हैं इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक वक्त में 5 प्रकार की नमाज, जैसे नमाज जोहर, नमाज फजर, नमाज मगरिब, नमाज असर, नमाज इंसा, 5 प्रकार की जो नमाजें हैं यह एक वक्त में अदा कर लेता था, जिसके कारण इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता। तो साथियों, मैंने मुगलिया सल्तनत की संक्षिप्त ऐतिहासिक जानकारी का ब्यौरा आपके सम्मुख सामने रखा। हालांकि औरंगजेब के
बाद में जो शासक बनते हैं वो अपने प्रभावहीन के साथ में दिल्ली की राजगद्दी के ऊपर शासक बनते हैं। इनका प्रभाव जो है ये न के बराबर देखा जाता है, क्योंकि मुगल दरबार जो है ये ईरानी तुर्रानी लोगों का षड्यंत्रों का केंद्र बनकर रह जाता है। इनमें एक और प्रमुख रूप से शख्सियत पढ़ने को मिलती है जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, जिनके शासनकाल को 1857 की जो प्रमुख हुल्लड़ है, रोड़ा है, होलोकॉस्ट जो अनेक इतिहासकारों ने नाम दिया है की क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति। तब तक दिल्ली सल्तनत, दिल्ली जो है इसका राजगद्दी का जो शासक बताया जाता मुगलों का अंतिम, उसे बहादुर शाह के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, मैंने आपके सामने सम्मुख जो है मुगल सल्तनत या मुगलिया काल जो है इनके प्रमुख जो शासक है, शासकों का कार्यकाल और संक्षिप्त ऐतिहासिक जानकारी का ब्यौरा आपके सामने रखा। अगले वीडियो के अंदर मुगल काल जो है इसे हम सविस्तार पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे ज़हीरुद्दीन बाबर, उनके कार्यकाल और शासनकाल की प्रमुख ऐतिहासिक जानकारी के लिए। साथियों, मैं आपको पुनः एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। और मैं आपको पुनः आग्रह करता हूं कि एनविरा प्लेटफॉर्म पर जितने भी कंपटीशन होते हैं, क्विज कॉन्टेस्ट होते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लीजिए। एक तरफ से आप पैसा भी अर्जित कर सकते हैं इस महामारी के दौर के अंदर, और दूसरा अपनी संपूर्ण तैयारी के अंदर चार चांद लगा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। धन्यवाद।